हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला है उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का पार्ट 15 लाए हैं। और इससे पहले मैंने 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है रिवीजन क्लास का, ठीक ना। और 23 वीडियो पहले भी अपलोड किया था, तो दोनों का ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको टोटल 50 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड रहेंगे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट खोलने दीजिए। जो पहला आज का प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सैनिटरी वेस्ट। तो जो यह प्रश्न है पिछले वीडियो में भी कराया था इस प्रश्न को। तो अगर आपको पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सैनिटरी वेस्ट, तो चार ऑप्शन है: ईयरबड्स, प्लास्टिक, एग सेल्स एंड नन ऑफ द अबव। इस प्रश्न को मैंने जानबूझकर इसमें इंक्लूड किया हूँ यह देखने के लिए कि आपको याद है कि नहीं, ठीक ना। तो जिन्होंने भी पिछला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि इनमें से सैनिटरी वेस्ट कौन सा है, तो ईयरबड्स। और यह वीडियो में जो प्रश्न है आपको इंग्लिश में है। यह इंग्लिश में इसलिए है क्योंकि जहाँ से मैंने यह प्रश्न लिया है जिस बुक से, वहाँ इंग्लिश में ही दिए हुए थे, ठीक ना। और इसका जो कंटेंट था हिंदी में मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इसीलिए मजबूरी में मुझे इंग्लिश में इसको इंक्लूड करना पड़ा, ठीक है। तो बस आज का वीडियो आपको इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। और उसमें 10 प्रश्न ही, बाकी प्रश्न हिंदी में ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको तो इतना उम्मीद ही है, मुझे पता है कि आपको इंग्लिश इतनी आती होगी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश से भी प्रश्न आएंगे, तो बेसिक इंग्लिश का तो आइडिया होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सैनिटरी वेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ईयरबड्स। जो ईयरबड्स हो जाएंगे यह आपका सैनिटरी वेस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि वेस्ट को अलग अलग तरह के कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि वेट वेस्ट। तो वेट वेस्ट के एग्जांपल आपके कौन से आ जाएंगे: वेजिटेबल, फ्रूट पिल्स, एग सेल्स, टी बैग्स, कॉफ़ी पाउडर, ठीक है। जो ड्राई वेस्ट है उसके अंतर्गत आ जाएंगे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, रबड़, ETC, ठीक ना। जो सैनिटरी वेस्ट है, तो अभी जो प्रश्न में सैनिटरी वेस्ट पूछा गया था, तो सैनिटरी वेस्ट के एग्जांपल आपका कौन है: सैनिटरी नैपकिन्स एंड ईयरबड्स, ठीक है। जो गार्डन वेस्ट है उसके एग्जांपल हो जाएंगे लिप्स, ब्रांचेज, ठीक है ना। लिप्स हो जाएंगे ब्रांच, शाखा, ठीक है ना। ड्राइड प्लांट्स, ETC, ठीक है। तो उसके अलावा जो आपका हजार्डस वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएंगे, तो इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे मेडिसिन, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक वगैरह, ये सब आ जाएंगे, है ना। उसके अलावा जो डेब्रिस है या रब्बिस है, इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा: डिमोलिशन वेस्ट, ब्रोकन ग्लास, ठीक है ना। अगर कोई ग्लास टूट गया है, कोई बिल्डिंग वगैरह डिमोलिश हुआ है, तो वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके अलावा फर्नीचर वगैरह टूट फूट हो गया तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा ई वेस्ट, तो ई वेस्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट के जो एग्जांपल है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ट्यूबलाइट हो जाएंगे, CD हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। उसके अलावा जो बैटरी वगैरह जो हम लोग यूज करने के बाद ख़राब होने के बाद फेंक देते हैं, तो ये सारे ई वेस्ट के अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे। जो नेक्स्ट प्रश्न है: विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है ना। टॉक्सिक वेस्ट इनमें से कौन सा है, तो जो पेंट है, ओल्ड मेडिसिन है, फर्टिलाइजर है, पेंट है, चार ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो जो वेस्ट का अभी आपने ऊपर एक वर्गीकरण कैटेगराइज करने का तरीका देखा था, एक दूसरा तरीका यहाँ नीचे है कि जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है ना। और तो इसके अंतर्गत में ही आपको टॉक्सिक वेस्ट पता चलेगा, ठीक है ना। तो बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आ जाएगा वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना, जैसे कि किचन वेस्ट, किचन से जो सब्जी फल छिलके निकलते हैं वो हो जाएंगे। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स फ्रॉम द गार्डन एंड पेपर, ये सभी बायोडिग्रेडेबल जो बैक्टीरिया के द्वारा वो अपघटित हो जाती है ना, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना। तो वो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आ जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इट कैन बी फर्दर सेग्रीगेटेड इनटू द फॉलोइंग, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको निम्न 3 भाग में बांटा जा सकता है, ठीक ना। तो वो कौन कौन है: रिसाइकेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसको रिसाइकलिंग होता है ना, उससे फिर से नया माल तैयार किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक जब के बर्तन ख़राब हो जाते हैं, प्लास्टिक के जो डब्बा या कोई बर्तन ख़राब हो जाता है, तो उसको आप देखते होंगे कि जो कबाड़ी वाला रहता है वो ख़रीद लेता है, उसको फिर जाके फैक्ट्री में हो जाता है, फिर से उसका रिसाइकलिंग होकर फिर प्लास्टिक के डब्बे वगैरह बन जाते हैं। उसी तरह से पेपर हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, ये सब रिसाइकेबल वेस्ट हो गया। टॉक्सिक वेस्ट के एग्जांपल है ओल्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन आपने ख़रीदा और जो एक्स्ट्रा था
बाद में एक्सपायरी डेट हो जाता है उसे फेंक देते हैं, तो वो सब ओल्ड मेडिसिन है, वो टॉक्सिक वेस्ट के एग्जांपल हैं। पेंट, केमिकल, बल्ब, ठीक ना, केमिकल्स हो गए हैं, बल्ब हो गए हैं, स्प्रे कैंस, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कंटेनर, ठीक ना, बैटरीज, शूज, पॉलिश, ये सारे आपका टॉक्सिक वेस्ट के एग्जांपल हैं, ठीक ना। उसके अलावा है सॉइल्ड, तो सॉइल्ड हॉस्पिटल वेस्ट सच एज क्लॉथ सॉइल्ड विथ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह से जो ब्लड वाले कपड़े वगैरह निकलते हैं ना, कॉटन वगैरह, वो सब आपके सॉइल्ड वेस्ट के एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉक्सिक वेस्ट, तो जो पेंट है, ओल्ड मेडिसिन, फर्टिलाइजर एंड पेंट है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉक्सिक के अंदर ओल्ड मेडिसिन, पेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर वगैरह सारे आ गए। ये ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव आपका नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव 4 ABCD है, ये चारों ही आपका टॉक्सिक वेस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका कलर कोड क्या होता है, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन या ब्लैक। तो जितने भी तरह के वेस्ट हैं उनका प्लास्टिक कलर कोड क्या होता है यह पहले जान लेते हैं, तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कलर कोड 4 तरह का होता है, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड ब्लैक। जो ग्रीन कलर कोड किस तरह का वेस्ट का होता है, तो वेट, जो वेट वेस्ट होते हैं एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उनका, जैसे कि किचन वेस्ट, पेपर एंड कार्डबोर्ड, इनका कलर कोड ग्रीन होता है, ठीक ना। दूसरा है ब्लू, तो ब्लू किसके हैं, प्लास्टिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो प्लास्टिक वेस्ट हो गए और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक एंड मेटल, इनका कलर कोड ब्लू हो जाता है। ब्राउन के किसके होते हैं, जो फूड वेस्ट है फॉर कंपोस्टिंग, जो फूड वेस्ट हैं उनका कलर कोड ब्राउन होता है। एंड जो ब्लैक किसका होता है, तो जनरल मिक्स्ड वेस्ट ना, तो मिक्स्ड वेस्ट है, अलग अलग तरह के वेस्ट को सभी को मिक्स करके एक ही जगह डाला जा रहा है, उसको कलर कोड ब्लैक होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट का कलर कोड कौन सा हो जाएगा, तो ग्रीन तो होगा नहीं, और जो ब्लू में प्लास्टिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका सही आंसर हो गया ब्लू। प्लास्टिक कोड का प्लास्टिक वेस्ट का कलर कोड कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो ब्लू, ठीक ना, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो कलर कोड है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, ताकि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना। द कलर कोड ऑफ बीन्स कैन बी, ठीक है ना, ग्रीन फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका कलर कोड ग्रीन हो सकता है, और ग्लास वेस्ट है, जो ग्लास वाला रहता है, शीशा वाला कोई मटेरियल है, शीशा का बोतल है, फूट गया, उसको डालना है, तो उसके लिए अगर कोई आपने डस्टबिन वगैरह बनाया है तो उसके लिए येलो कलर का कोडिंग कर सकते हैं। वाइट फॉर पेपर एंड ग्रे फॉर मेटल, ठीक है ना। ब्लू फॉर प्लास्टिक, प्लास्टिक के लिए आपने ऊपर दिखा ब्लू। रेड फॉर हजार्डस मटेरियल, ठीक है ना। जो अल्टरनेटिवली यहाँ पर ठीक है, उतना हो गया। फुल फॉर्म ऑफ पीपीई जो होता है, यह आपका जो हाइजीन वाला जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया आपका। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो पीपीई क्या होता है, द फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पीपीई का फुल फॉर्म हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग वेस्ट और ट्रैश। तो जो पीपीई क्या होते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को हैंडल करने के लिए ज़रूरत होते हैं, जैसे कि ग्लोव्स, फेस मास्क, गार्बेज बैग, गार्बेज बिन यानी डस्टबिन। तो आप देखते हैं जो भी हाइजीन जो साफ़ सफाई वाले पर्सन होते हैं, तो उनके पास ये पीपीई जो इक्विपमेंट है वो होते हैं, जैसे वो हाथ में ग्लोव्स लगाए रहते हैं, फेस में मास्क लगाए रहते हैं, उनके पास गार्बेज वाला बैग रहता है, उठा के उसमें डालते हैं, फिर उसके बाद वो जाके डस्टबिन वगैरह में डालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। जो एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बिफोर हैंडलिंग वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उसके हैंडल करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ भी मेस वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी वेस्ट मटेरियल आएंगे, तो उसे हैंडल करने से पहले, उसका निपटारा करने से पहले क्या आपको सावधानी बरतनी होगी, ठीक ना, क्या उसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले कि वियरिंग ग्लोव्स, आपको ग्लोव्स जरूर पहनना चाहिए जब भी वेस्ट मटेरियल को आप उसको निपटा रहे हैं, ठीक ना। वियरिंग पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो आप पहनिएंगे, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल को आप हैंडल करेंगे उसको डस्टबिन वगैरह में डालेंगे, उसके बाद जो भी करना है उसके बाद आप अच्छे से हाथ धोएंगे, ठीक ना। नेवर ओवरफिल
वेस्ट बैग, जो वेस्ट बैग है जिसमें आप कचरे डालते हैं, तो उसको ज़्यादा मत भरिए, ज़्यादा भरेंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएंगे बाहर, ठीक ना। व्हाट इज द की फैक्टर फॉर ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट या जर्म्स, जो जर्म्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसको ग्रो करने के लिए कौन सा की फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा की फैक्टर उसको मदद करता है, ठीक ना। वो राइट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड फूड एंड शेल्टर, तो ये सभी जो है ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी सही टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगा, फूड रहेगा और उनको रहने के लिए जगह भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर ही जो भी इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक ना। तो आप जब भी आपका जहाँ भी जैसे आप काम करते हैं, वर्किंग प्लेस है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए। फूड कहीं गिर जाए तो उसे उठा के डस्टबिन में डाल दें, ऐसे नहीं कि जहीं तहीं कुछ गिरा हो। उसके अलावा कहीं भी आप साफ़ सफाई उसका करते रहें, ठीक ना। इंसेक्ट और पेस्ट एंटर बिल्डिंग सीकिंग फूड, जो भी कीड़े मकोड़े हैं घर में क्यों आते हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और सराउंडिंग हैविंग द राइट टेम्परेचर, क्योंकि बाहर हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उनको अच्छा टेम्परेचर मिले उसके लिए घर के अंदर आ जाते हैं, ताकि उनको गर्मी ना लगे या ठंड ना लगे। घर में खाना भी उनको मिल जाती है और रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। कहीं कहीं छेद है, कहीं कुछ है, कहीं टूट फूट है, तो उसमें घुस जाते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए एंड ह्यूमिडिटी टू ग्रो एंड ब्रीड, वहाँ पर सही ह्यूमिडिटी भी मिल जाती है, आर्द्रता भी मिल जाती है, ताकि वो ग्रो कर सकें, ठीक ना। तो घर में आप क्या रखें कि साफ़ सफाई रखें, ठीक है ना। कहीं भी फूड गिरा हो तो उसको उठा के अच्छी जगह पर रख दें, उसका मतलब डस्टबिन वगैरह में डाल दें, ठीक है। और कहीं भी टूट फूट है तो उसको मरम्मत करवा लें, ठीक ना। द की टू सक्सेसफुल पेस्ट कंट्रोल इज एलिमिनेटिंग वन और मोर ऑफ दिस कंडक्टिव फैक्टर, तो आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में जो इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े ना आए, तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो 4 फैक्टर बताया, तो वो आप एलिमिनेट कर दें या वो फैक्टर ना रहें। जैसे कि घर में कहीं कुछ खाने की चीज़ें गिरी है तो वो साफ़ सफाई कर दे, उसे हटा दे, ठीक है ना। उसके अलावा कहीं घर में कोई छेद वगैरह है, कहीं टूट फूट है, तो उसे मरम्मत करवा दे, ठीक ना। तो इस तरह से फूड जो इंसेक्ट्स हैं और उन ग्रो कम नहीं होंगे, घर में नहीं आएंगे, ठीक ना। सैनिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोल, सैनिटेशन भी करवाना चाहिए। सक्सेसफुल पेस्ट कंट्रोल शुड बिगिन विद गुड क्लीनिंग प्रैक्टिस ना। तो घर में अगर साफ़ सफाई करेंगे, अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, तो वहाँ पर जो पेस्ट नहीं ग्रो होंगे, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पेस्ट, तो पेस्ट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है यहाँ से, तो यहाँ 5 ऑप्शन है कि फ्लाइज, एंट, रैट्स, कॉकरोच या ऑल ऑफ द अबव। तो पेस्ट होते क्या है, तो इंसेक्ट सच एज, पेस्ट में ये सारी चीज़ आते हैं, जैसे कि इंसेक्ट सच एज फ्लाइज, कॉकरोच, सिल्वर फिश, एंट्स एंड बग्स, बेड बग्स, ठीक ना। उसके अलावा वर्मिन जैसे कि माइस, रैट। तो यहाँ पर जितने भी 4 ऑप्शन में था, जैसे कि फ्लाइज, एंट, रैट, कॉकरोच, ये सभी हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि वाई वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड, जो वेंटिलेशन है वह क्यों रिक्वायर्ड होता है। जहाँ भी आप देखते होंगे किचन वगैरह में वेंटिलेशन होता है, तो क्यों ज़रूरत होता है उसकी। टू रिमूव और डाइल्यूट एयरबोर्न कॉन्टामिनेंट्स, पहला है कि टू रिमूव और डाइल्यूट, जो एयर से जन्म लेने वाले कॉन्टामिनेंट्स है उसको हटाने के लिए। टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी विदिन एंड एक्सेप्टेबल रेंज, ठीक ना। तो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर को एक्सेप्टेबल रेंज में बनाए रखने के लिए। तीसरा है टू प्रोवाइड फ्रेश एंड क्लीन एयर विच वुड मेंटेन द रूम टेम्परेचर एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल वर्क इन्वायरमेंट। डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो जो पहला है कि टू रिमूव द डाइल्यूट है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव ही हो जाएगा, ठीक ना। ऑल ऑफ द अबव, ठीक ना। टू प्रोवाइड फ्रेश एंड क्लीन एयर विच वुड मेंटेन द रूम टेम्परेचर एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट, ये भी हो जाएगा टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ये ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही है। इसके बाद हम थोड़ा जान लेते हैं। वेंटिलेशन सिस्टम इज नीडेड टू प्रोवाइड प्रॉपर फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अच्छा फ्लो हो, एंड रिमूव स्टेल एंड इम्प्योर गैस, जो खराब गैस है, जो दूषित गैस है, उसको बाहर निकालने के लिए, हीट, डस्ट वगैरह भी जो भी है उसको बाहर निकालने के लिए। इट इज ऑल्सो नीडेड टू रिमूव कॉन्टामिनेंट्स सच एज स्मोक, लिंट पार्टिकल्स, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को भी बाहर निकालने के लिए भी। तो ऊपर वाला जो भी है तो सभी हो जाएंगे। टाइप ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन कितने तरह के होते हैं, तो जनरल वेंटिलेशन, तो ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्टेल एंड ओल्ड एयर, जो भी ओल्ड एयर पुराने मतलब कि जो वहाँ पहले से है एयर उसको बाहर निकालना, और द सप्लाई ऑफ एयर टू द जनरल एरिया, ठीक ना। और जनरल एरिया में एयर की सप्लाई भी करना, ठीक है ना। डाइल्यूटेड वेंटिलेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ आउटसाइड एयर टू द रिड्यूस एयरबोर्न कॉन्टामिनेशन इन द स्पेस। तो डाइल्यूटेड वेंटिलेशन क्या होते हैं, बाहर से एयर अंदर भेजते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है प्रश्न कि हाउ डज
क्रॉस कंटामिनेशन ओकर। क्रॉस कंटामिनेशन कैसे होता है? क्रॉस कंटामिनेशन, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे से, ठीक ना, प्रदूषित, एक से दूसरे में वो क्या होता है, अशुद्धि हो जाना, अशुद्ध हो जाना, ठीक है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, एक खाना से दूसरे खाना में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक ना। तो कैसे होता है कंटामिनेशन? फूड टू फूड, पीपल टू पीपल और इक्विपमेंट टू फूड। तो ये सभी तरह से हो सकता है, फूड से फूड भी हो सकता है, पीपल टू पीपल भी हो सकता है, पीपल टू फूड भी हो सकता है, इक्विपमेंट टू फूड, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। तो फूड टू फूड कैसे होता है कि बैक्टीरिया ट्रांसफर फ्रॉम अदर फूड रिजल्ट इन क्रॉस कंटामिनेशन, यानी एक फूड में कुछ बैक्टीरिया है और उसको दूसरे फूड में मिक्स कर दिए तो उससे दूसरे फूड में भी आ जाएगा, ठीक ना। द प्रॉब्लम एराइजेज व्हेन रॉ फूड कम्स इनटू कांटेक्ट विथ कुक्ड फूड। जो कच्चे रॉ फूड है वो कुक्ड फूड के कांटेक्ट में आता है तो उससे हो जाता है। सम एग्जांपल ऑफ फूड टू फूड कंटामिनेशन आर एज फॉलोज। तो फूड टू फूड कांटेक्ट मतलब फूड टू फूड जो कंटामिनेशन होता है उसके एग्जांपल हैं कि प्लेसिंग मीट ऑन द टॉप सेल्फ एंड वेजिटेबल ऑन द लोअर सेल्फ इज ए बैड प्रैक्टिस एंड ड्रिपल्स फ्रॉम रॉ मीट इंटर द वेजिटेबल। सो जो मीट है मीट को आप ऊपर वाला फ्रिज में के ऊपर वाला जो रखने रहता है उस पर रख देंगे और सब्जियों के नीचे रख देंगे तो ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से उसका जो भी पानी वगैरह ब्लड वगैरह गिरेगा तो उसमें पड़ेगा तो उससे कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। पीपल टू फूड भी होता है कि टचिंग कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन टू फूड। अगर कोई बाहरी आदमी है, जैसे कि आप होटल वगैरह में जाते हैं कभी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आप देखते हैं कि कुछ मिठाई वगैरह का टच करके आप देखते हैं या उसके समोसा का टच करके देखते हैं तो जो दुकानदार है शॉपकीपर वो टच नहीं करने देता, इसी तरह के लिए नहीं टच करने देता है कि आपके शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो खाने में चल जाएगा, ठीक है ना, उस फूड में चला जाएगा। इसी के कारण पीपल टू फूड कंटामिनेशन भी होता है। टचिंग कैन आल्सो बी ए सोर्स ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन टू फूड। एग्जाम्पल हैंडलिंग फूड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, जैसे टॉयलेट से आए या उसके बिना हैंड वॉश किए हुए आप फूड को टच करेंगे तो उससे क्या होगा, फूड में कंटामिनेशन हो जाएगा। हैंडलिंग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड विथ द सेम हैंड्स, सेम हैंड एक ही हाथ से वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड को हैंडल करेंगे तभी आपका क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इक्विपमेंट फूड क्या होता है? Cross contamination can also take place when kitchen equipment and utensils come in contact with food। किचन के जो बर्तन हैं यूटेंसिल्स हैं फूड के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी हो जाता है। दिस हैपन्स स्पेशली व्हेन द इक्विपमेंट इज नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड। जैसे कि किचन में कोई गंदे बर्तन है और उस बर्तन के कांटेक्ट में फूड आ जाएगा ना तो उससे क्या हो जाएगा, उससे भी क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा ना। एग्जांपल स्टोरिंग सॉस इन एन अनक्लीन कंटेनर, कोई भी सॉस है उसको अनक्लीन गंदे बर्तन में आप डालोगे तो उससे क्रॉस कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रिवेंटिंग क्रॉस कंटामिनेशन, जो क्रॉस कंटामिनेशन एक दूसरे से कंटामिनेशन होता है उसको कैसे रोकें। व्हेन फ्रीजिंग रेफ्रिजरेटिंग फूड, यानी फ्रिज रेफ्रिजरेटर में भोजन को रखना है, फूड को रखना है तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या माइंड में रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। फूड मटेरियल कंटेनिंग जूस शुड बी प्लेस्ड इन कंटेनर और इन ए सील्ड प्लास्टिक बैग, सील्ड प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए ना, टू ड्रिपलिंग और ऑन अदर फूड आइटम, ताकि वह दूसरे फूड आइटम न जाए। रॉ जूस ऑफन कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक ना, हार्मफुल बैक्टीरिया कंटेन कर सकते हैं। स्टोर एग्स इन देयर ओरिजिनल कार्टून एंड रेफ्रिजरेट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक ना। जो अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मंड के परीक्षण, जो मंड के परीक्षण के लिए इसमें 2 से 3 बूंद तनु आयोडीन के विलयन मिलाया जाता है, विलयन मिलाने पर मंड का रंग कैसा हो जाता है। तो यह जो प्रश्न है इसको भी मैंने पिछले वीडियो में कराया था, तो इसका क्या आंसर होगा अगर आपको याद है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मंड का जब परीक्षण करते हैं तो उसमें 2 से 3 बूंद तनु आयोडीन विलयन डालते हैं। जैसे ही आप डालेंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो मंड है उसका कलर नीला या काला हो जाता है, नीला या काला, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि परीक्षण के लिए, मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, कुछ थोड़ी सी मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। डालेंगे तो खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन के देखिए, तो आप क्या देखेंगे कि क्या यह नीला या काला हो गया, तो नीला काला हो जाता है, यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो प्रोटीन है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए कैसे किया जाता है उसके लिए भी बता देता हूँ कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए, ठीक है ना। जो भी चीज़ का परीक्षण करना है उसमें प्रोटीन है या नहीं
तो उसकी थोड़ी मात्रा आपको लेना होगा। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसका पहले पेस्ट बना लीजिए या अथवा चूर्ण यानी पाउडर बना लीजिए, ठीक ना। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह मिलाएं, यानी उस चूर्ण या पेस्ट बनाया उसे परख नली में डालें और उसमें 10 बूंद क्या डालें, जल डालें, वाटर डालें। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन, क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का विलयन 2 बूंद तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए, उसमें डालना है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ, जो परख नली का जो पदार्थ है, जो भी आपने उसमें फूड डाला था, बैंगनी रंग का हो गया? तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का, अगर बैंगनी रंग हो गया तो उसमें जान जाइए कि उसमें क्या था, प्रोटीन था, ठीक है ना। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए आपने क्या क्या डाला, उसमें कॉस्टिक सोडा डाला था और कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का यूज होता है प्रोटीन के परीक्षण के लिए, प्रोटीन उसमें है या नहीं, ठीक ना। वसा का परीक्षण करना बहुत आसान है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, उसे एक कागज़ के टुकड़ा में लपेट कर कूटिए, उसे क्या कर क्रश कर दीजिए, है ना। क्रश करने के बाद आप क्या देखेंगे, 1 मिनट, क्रश करना है, ठीक है। तो 1 मिनट यार, कागज़ फट ना जाए, उसको ऐसा क्रश करना है कि कागज़ फटना नहीं चाहिए। अब कागज़ को सीधा कीजिए, आप कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए आप क्या, तो आप देखेंगे कि जो कागज़ है उसमें तेल के धब्बे लग जाएंगे। तो तेल के धब्बे ही दिखाता है कि उसमें वसा था। अगर वसा रहेगा तो उस कागज़ में तेल के धब्बे लग जाएंगे, ठीक ना। तो तेल जो वसा का परीक्षण करना तो बहुत आसान है, ठीक है ना। जो आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा तो कार्बोहाइड्रेट से आएगा, यानी मंड से आएगा और प्रोटीन से ही आएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि समान मात्रा में लेने पर इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करेगा, यानी समान मात्रा में लेंगे, इक्वल मात्रा में, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा, ठीक ना। लेकिन अगर प्रश्न आए कि हमारा शरीर है सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन से खाद्य पदार्थ से प्राप्त करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें इससे आगे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करके, केवल ऐसा नहीं कि केवल MCQ क्वेश्चंस कराएं, पूरा एक्सप्लेनेशन भी बताएं, ठीक है ना। तो अगला वीडियो में आपको आगे का जो प्रश्न है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।